नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोनम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आप सभी का हमारे एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 पॉलिटी फाउंडेशन कोर्स में आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्लास 8 के एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे, जो आगामी यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या लोअर स्टेट पीसीएस संबंधित किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्लासेस बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे देश की राज्य व्यवस्था और शासन व्यवस्था के बारे में भी जानकारियां देता है और साथ ही साथ हमारे एग्जाम में विभिन्न तथ्यों और उससे उससे संबंधित जानकारी को भी हासिल करने में मदद साबित करेगा। साथ ही इससे पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि हमने सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू की क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं, अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रेप क्रैक ऑल एग्जाम, जिसमें हम 50 एमसीक्यू करवाते हैं और उस एमसीक्यू का डिस्कशन भी करवाया जाता है। अगर आपको हमारी क्लासेस का कंटेंट चाहिए या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 कानून की समझ, चैप्टर 5 न्यायपालिका और चैप्टर 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला चैप्टर है कानून की समझ। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि कानून का शासन क्या होता है। हमारा कानून धर्म, जाति, लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। तो कानून के शासन का मतलब होता है सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। कानून से ऊपर कोई भी नहीं होता है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धरना सेठ हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों न हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन के लिए एक निश्चित सजा होती है और सजा तक पहुंचने की भी एक प्रक्रिया होती है, जिससे व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं क्या कानून सब पर लागू होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कानून के शासन का अर्थ सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हों। सख्ती से पदबंध कानून के शासन में संदर्भित नहीं है। इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए निश्चित सजा और प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है कानून के द्वारा। वही कानूनी समानता का अर्थ देश के सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होता है, चाहे वह जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति या पद कुछ भी हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे और अक्सर एक ऐसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते हैं और विभिन्न समुदायों के भी भिन्न भिन्न कानून लागू होते हैं। तो उनके लागू करने के लिए बहुत सारी अलग अलग प्रावधान थे। तो इन सभी को खत्म करके एक कानून सभी को कानूनी रूप से लागू किया गया। तो आइए हम जानते हैं कि नए कानून किस तरह से बनते हैं। नए कानून बनाने की प्रक्रिया संसद में बिल पेश करने से शुरू होती है और विधेयक कोई भी सांसद या मंत्री पेश कर सकता है। यह दो प्रकार का होता है, एक सरकारी विधेयक जिसे सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और एक सदस्य विधेयक जिसे सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी विधेयक बनाने की प्रक्रिया है संसद में प्रक्रिया। तो लोकसभा में 3 पाठन होता है। प्रथम पाठन में विधेयक पेश किया जाता है और उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। द्वितीय पाठन में विस्तृत चर्चा और संशोधन प्रस्तावित होता है। तृतीय पाठन में अंतिम चर्चा और उस पर मतदान होता है। राज्यसभा में भी यही तीनों चरण दोहराया जाता है। नेक्स्ट है, उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद वह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। अब राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प मौजूद होते हैं, या तो वो उस कानून को मंजूरी दे सकते हैं, या पुनर्विचार के लिए वापस दे सकते हैं, या उसे अस्वीकार नहीं कर सकते हैं।
चौथा है अधिनियम बनना। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, जैसा भी प्रावधान होता है, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन जाता है और इसे राजपत्र में यानी गैजेटेड में प्रकाशित किया जाता है। साथ ही कुछ नोट डाउन करने वाला फैक्ट भी है कि वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और संविधान संशोधन विधेयक विशेष प्रक्रिया से गुजरता है। आपातकालीन कानून अध्यादेश के रूप में लाया जाता है। तो यानी आपातकालीन कानून को अध्यादेश कहा जाता है और वित्त विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। नेक्स्ट है लोकप्रिय और विवादास्पद कानून, सॉरी अलोकप्रिय। अलोकप्रिय कानून वे होते हैं जिन्हें जनता का समर्थन नहीं मिलता या जन भावनाओं के विरुद्ध होते हैं। और विवादास्पद कानून वे होते हैं जिन पर समाज में तीव्र मतभेद और बहस होती है, कानूनी, नैतिक और सामाजिक स्तर पर। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। आपातकालीन कानून 1975 का प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार पर प्रभाव पड़ा। दूसरा था सीसीए नागरिक संशोधन अधिनियम, धार्मिक आधार पर नागरिकता देने को लेकर विवाद। तीसरा कानून था कृषि कानून 2020, किसानों के विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। तो ये ऑलमोस्ट ये एक सिर्फ छोटे छोटे कुछ कानून का एग्जाम्पल था, ये ही एग्जैक्ट सिर्फ 3 कानून नहीं है। नेक्स्ट है इस चैप्टर में कुछ प्रमुख शब्दावलियां भी दी गई है। आलोचना, किसी व्यक्ति या चीज में कमियां निकालना या उसे अस्वीकार कर देना आलोचना कहलाता है। आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाले आलोचना के लिए किया जाता है। विकास क्रम, जटिल रूप से विकास की प्रक्रिया विकास क्रम कहा जाता है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों और पशुओं के किसी भी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए किया जाता है। विकास क्रम का मतलब इस बात से भी है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार एक अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ। नेक्स्ट है राजद्रोह, जब सरकार को लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार किसी की गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस सबूत की जरूरत नहीं होती और 1870 में राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह की व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती थी। लिहाजा इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता था और राष्ट्रवादी नेता इस कानून को मनमाना मानते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी से पहले वजह नहीं बताया जाता था और उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया जाता था। नेक्स्ट है दमनकारी, स्वतंत्रता और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रित स्थापित करना। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने, अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल पर भी रोक लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 5 न्यायपालिका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए हम जानते हैं न्यायपालिका की सबसे पहले परिभाषा। न्यायपालिका वह संस्था है जो कानून की व्याख्या, विवादों का समाधान और न्याय प्रदान करती है। यह लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है, विधायिका और कार्यपालिका के साथ। न्यायपालिका के प्रमुख कार्य है कानून की व्याख्या, संसद द्वारा बनाए गए कानून की संविधान के अनुसार व्याख्या करना, अधिकारों की रक्षा करना यानी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना, न्यायिक पुनरावलोकन और संवैधानिक कानून को रद्द करने का अधिकार और विवाद का समाधान, नागरिक, सरकार और संस्थाओं के बीच विवाद का निपटान करना न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है न्याय से संबंधित मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ही जगह सीधे जाने का अधिकार रखता है। आर्टिकल 21 के तहत प्राप्त जीवन जीने के अधिकार में ही स्वास्थ्य संबंधी अधिकार निहित है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 मुकदमे में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदूषण मुक्त हवा, पानी का अधिकार भी शामिल होने का निर्णय दिया गया था।
और इन्हीं सब को लेकर के दिल्ली में अभी हाल ही में प्रदूषण को लेकर के बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो हर बार जैसे कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि हाँ, इन दीपावली में पटाखे नहीं जलाना है, या ये नहीं पटाखे नहीं जलाना है, प्रदूषण को कंट्रोल करना है, और उसी के लिए पराली जलाने पे भी प्रतिबंध लगाती है। तो इसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत लोग उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। नेक्स्ट है न्यायपालिका की भूमिका और कार्य। कानून की व्याख्या करना। न्यायपालिका विधायक का द्वारा बनाए गए कानून की सही अर्थ निकालती है और सुनिश्चित करती है कि उनका पालन हो। विवादों का समाधान करती है। यह नागरिक संस्थाओं और सरकार के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाती है, जिससे समाज में और शांति और व्यवस्था बनी रहती है। न्याय सुनिश्चित करती है। न्यायपालिका का मूल उद्देश्य हर नागरिक को समान निष्पक्ष न्याय मिले, चाहे उसका सामाजिक और आर्थिक स्तर कुछ भी हो। नेक्स्ट है अपराध पर नियंत्रण। कानून का उल्लंघन करने पर दंड निर्धारित करके अपराध को कम करने का भी प्रयास करना न्यायपालिका का काम है। संविधान का संरक्षक। भारतीय न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सरकार और नागरिक दोनों संविधान के अनुरूप कार्य करें। शक्ति का पृथक्करण। न्यायपालिका कोई नियम नहीं बनाती और ना ही लागू कर सकती है। केवल यह कार्य कानून की व्याख्या और न्याय देना है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस जुडिशरी क्या होता है। इंडिपेंडेंस जुडिशरी एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था होती है जो किसी बाहरी दबाव, प्रभाव और हस्तक्षेप से मुक्त होकर काम करती है, और यह लोकतंत्र की सबसे मजबूत महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि न्याय तभी निष्पक्ष होगा जब न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषता। निष्पक्षता। न्यायपालिका किसी राजनीतिक दल, सरकार या व्यक्ति के पक्ष में नहीं होती है। संविधान का संरक्षक। यह सुनिश्चित करती है कि सरकार संविधान के अनुसार ही कार्य करे। न्यायिक समीक्षा। न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह सरकार के बनाए कानून और कार्यों की समीक्षा करे, और यदि वे संविधान विरोधी है तो उन्हें निरस्त भी कर सकती है। यह स्वतंत्र न्यायपालिका का काम है। नेक्स्ट है न्यायाधीशों की सुरक्षा। न्यायाधीशों को उनके पद से आसानी से हटाया नहीं जा सकता, जिससे वे स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट, वेतन और सुविधाएं। न्यायाधीशों का वेतन और सुविधाएं विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व है, यह नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करती है, लोकतंत्र को मजबूत करती है और सरकार की मनमानी शक्तियों पर भी नियंत्रण रखती है, और साथ ही समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित करती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान में आने से पूर्व यह वर्तमान भवन में आने से पूर्व यह संसद भवन के अंदर ही हुआ करती थी। इसे 1959 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस से स्थानांतरित करके वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की इमारत में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है न्यायपालिका। भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा और सरकार पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे संविधान में न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है। उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी सरकार की दखल नहीं होती। न होने पर भी स्वतंत्र न्यायपालिका संभव है। शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसे सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती। साथ ही न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाती है, साथ ही संविधान के उल्लंघन होने की स्थिति में कठोर कदम भी उठाती है। नेक्स्ट है न्यायपालिका की संरचना। 3 संरचनाएं हैं: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य क्षेत्र स्तर पर होता है, वहीं लोअर कोर्ट जिला या तहसील स्तर पर होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में किया गया था।
वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1964 में हुआ था। उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र एक या एक से अधिक राज्य सम्मिलित हो सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। वहीं मणिपुर का एक पृथक न्यायालय है और देश भर में अभी कुल 25 उच्च न्यायालय है। पंजाब और हरियाणा का सम्मिलित उच्च न्यायालय चंडीगढ़ है। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, अर्थात ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों पर बाध्यकारी होता है। जैसे हाल ही में अभी बीएड और डीएलएड को लेकर के ये कोर्ट ने निर्णय दिया तो वो सारे राज्यों में समान रूप से लागू हुए। और अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में भी अपील कर सकता है। और भारतीय न्यायपालिका दुनिया के सबसे मजबूत न्यायपालिका में शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम 1985 के मुकदमे में अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसमें अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन के अधिकार को भी शामिल किया गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधन यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता है। आर्टिकल 21 में भोजन, स्वास्थ्य, आजीविका का अधिकार भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम जानते हैं जनहित याचिका। सरकार या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में बच्चों को दिया जाने वाला मिड डे मील भोजन की शुरुआत जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार में भोजन के अधिकार को भी शामिल करने की मांग रखी थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए किसी पत्र या तार को जनहित याचिका माना जाता है। बंधुआ मजदूरी को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने व सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए जाने वाले कैदियों को रिहा करने में जनहित याचिका की अहम भूमिका रही है। और भारतीय समाज का ऐसा वंचित तबका जो न्यायिक जटिलताओं के कारण न्याय पाने से वंचित रह जाता है, तब न्यायिक प्रक्रिया की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पीएम भगवती द्वारा जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। और जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। नेक्स्ट है दीवानी कानून और फौजदारी कानून क्या होते हैं। फौजदारी कानून ऐसी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका कानूनन अपराध माना जाता है, जैसे तो चोरी, दहेज के लिए प्रताड़ना व हत्या इत्यादि। इसके अंतर्गत प्राथमिक दर्ज होने पर पुलिस जांच करती है और अदालत में केस दर्ज करा आती है। और इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को जुर्माना या सजा या दोनों की सजा दी जा सकती है। दीवानी कानून का संबंध किसी व्यक्ति के विशेष अधिकारों के उल्लंघन होने से है, जिसमें इस बुक में क्लास 8 के बुक में रवि ने कराए वह तलाक संबंधी मामलों में होता है। ऐसा होने पर कुछ टाइपिंग एरर हो गया है। इसके अंतर्गत दायर याचिका पर अदालत राहत की व्यवस्था भी करवाती है। नेक्स्ट है, क्या हर व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ, भारतीय संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है और यह मौलिक अधिकार में शामिल है। न्याय तक पहुंच का अधिकार कहा जाता है। तो कौन न्यायालय की शरण में जा सकता है? कोई भी नागरिक, चाहे उसका जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति, शिक्षा कुछ भी हो। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत जा सकता है। वहीं आर्टिकल 39A में गरीब और असहाय व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। और संविधान में
क्या क्या प्रावधान है। आर्टिकल 32 में यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 226 में व्यक्ति उच्च न्यायालय भी जा सकता है यदि उसके अधिकारों का हनन हुआ है। वहीं आर्टिकल 39 से राज्य का कर्तव्य है कि वह न्याय तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए विशेषकर गरीब और असहाय व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कर सकता है। साथ ही इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया या समय सीमा होती है। झूठे या दुर्भावनापूर्ण मामले में अदालत खारिज कर सकती है और न्याय पाने के लिए सबूत और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा को न्यायपालिका की उस शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पारित किसी विधायी कार्रवाई और कार्यकारी आदेश को असंवैधानिकता की जांच करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है और इसे भाग 3 में मौलिक अधिकार में एक महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। यदि भारतीय संघ या राज्य ऐसा नियम बनाते हैं जो लोगों के आवश्यक अधिकारों का उल्लंघन करता हो तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को इसे असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है। लेकिन साथ में ये भी है कि अगर कुछ कुछ कानून ऐसे हैं कि जिनका उस समय उनकी आवश्यकता होती है, जैसे कोविड-19 में आवागमन को ठप कर दिया गया था, तो इन सभी कार्यों के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। भारतीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न सिद्धांत के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। यानी जुडिशियल रिव्यू का पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है, लोअर कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान की मूल विशेषता घोषित किया है, यानी कि यह संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। विभिन्न श्रेणियां हैं जिसमें संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा, विधानों की न्यायिक समीक्षा और प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक समीक्षा भी शामिल है। नेक्स्ट है इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है। इससे यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में कभी कभी मैच करने को भी आता है, या यूपीएससी पूछ लेती है कि इस शब्दावली का संबंध किससे है। तो बरी करना, जब अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है जिनके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था तो उसे बरी करना कहा जाता है। अपील करना, निचली अदालत के फैसलों के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार के लिए ऊपरी न्यायालय में जाता है तो उसे अपील करना कहते हैं। मुआवजा, किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिया जाने वाले पैसे को मुआवजा कहा जाता है। बेदखली, लोग जिस जमीन या मकान में रह रहे होते हैं यदि उन्हें वहां से हटा दिया जाता है तो इसे बेदखली कहा जाता है। उल्लंघन, किसी कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकार के हनन करने की प्रक्रिया को उल्लंघन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा आज का आखिरी चैप्टर 6, हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली। तो अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका क्या होती है? संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने बचाव या प्रत्येक को एक वकील के माध्यम से अपने बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। वहीं संविधान के 39 क के अनुसार ऐसे नागरिक जो गरीब है या वकील करने में असमर्थ है उनको वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य को दी जाती है। तो आइए इसके साथ ही हम जानते हैं कि एफआईआर कैसे दर्ज किया जाता है। ये एफआईआर क्या है? प्राथमिक सूचना रिपोर्ट। पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद भी किसी अपराध की पड़ताल शुरू करती है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाना के प्रभारी अधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। यह एफआईआर मौखिक या लिखित किसी भी रूप में हो सकता है। एफआईआर आमतौर पर वारदात की तारीख, समय, स्थान का उल्लेख एफआईआर में किया जाता है और साथ ही वारदात के मूल्य, तथ्य और घटनाओं का भी विवरण लिखा जाता है। एफआईआर में दर्ज शिकायत करने वाले का नाम और पता भी होता है।
और एफआईआर के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म भी होता है और इस पर शिकायत करने के लिए दस्तखत कराए जाते हैं और शिकायत करने वाले व्यक्ति पुलिस से एफआईआर की एक नकल पाने का कानूनी अधिकार भी होता है। नेक्स्ट है अपराधी अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका। तो सबसे पहले पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। जब कोई अपराध होता है तो पुलिस सबसे पहले पीड़ित या गवाह की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करती है। यह इसका प्रारंभिक चरण होता है। साक्ष्य इकट्ठा करना। पुलिस घटनास्थल पर जाकर साक्ष्य इकट्ठा करती है और मौखिक गवाहों से साक्ष्य जुटाती है। फिर उसके बाद गवाहों से पूछताछ करती है ताकि घटना की सही जानकारी मिले और जांच के दौरान पुलिस आरोपों की पहचान करती है और उससे गिरफ्तार करती है यदि पर्याप्त साक्ष्य हो तो। फिर जांच का रिपोर्ट तैयार करना होता है और जांच पूरी होने के बाद पुलिस अदालत में चार्जशीट दाखिल करवाती है जिसमें अपराधी, आरोपी और साक्ष्य का विवरण होता है। उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग होता है। पुलिस अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत करती है, गवाहों को पेश करती है और न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जैसे गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के पास पेश करने का अधिकार होता है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या यातना से बचने का भी अधिकार होता है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है और 15 साल से कम उम्र के बालक या किसी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाना नहीं बुलाया जा सकता है। तो यह है गिरफ्तारी से संरक्षण का कानून। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी हिरासत या पूछताछ के बारे में पुलिस या संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्तें और प्रक्रियाएं भी तय की है। इनमें से कुछ निर्देश हैं कि गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी या पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तार व्यक्ति का समय व तारीख उल्लेख होना चाहिए और उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए और वह गिरफ्तार सदस्य परिवार का ही व्यक्ति हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले के व्यक्ति का भी दस्तखत होना चाहिए और गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या पूछताछ में जारी की जा रही ऐसे व्यक्ति को अपने किसी सगे संबंधी या शुभचिंतकों को जानकारी भी देने का अधिकार होता है। साथ ही जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उससे जिले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भी भेज देनी होती है। नेक्स्ट है सरकारी वकील की भूमिका। वह राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। सरकारी वकील अदालत में सरकार की ओर से पेश होकर अपराधियों के खिलाफ केस लड़ सकता है। अभियोजन का पक्ष तैयार करना। वे पुलिस द्वारा जांच और चार्जशीट के आधार पर अदालत में अभियोजन पक्ष तैयार करता है, साक्ष्य प्रस्तुत करता है। अदालत में गवाहों को पेश करना, दस्तावेज और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना ताकि अपराध साबित हो सके। न्याय सुनिश्चित करना। उसका उद्देश्य केवल अपराधी को सजा दिलाना ही नहीं बल्कि न्याय भी सुनिश्चित करना होता है और यदि आरोपी निर्दोष है तो उसे बचाना भी न्यायपालिका का ही हिस्सा है। कानून की व्याख्या करना। अदालत में कानून की सही व्याख्या करके न्यायाधीश को निर्णय लेने में मदद करना। पुलिस व अदालत के बीच सेतु का भी काम करता है। पुलिस की जांच को अदालत में कानूनी रूप से प्रस्तुत करना और न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाना भी सरकारी वकील का काम होता है। नेक्स्ट है न्यायाधीश की भूमिका। न्याय प्रदान करना। न्यायाधीश अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय देता है। वह कानून की व्याख्या करता है,
विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का सही अर्थ निकालना और उन्हें लागू करना, संविधान की रक्षा करना। न्यायाधीश यह सुनिश्चित करता है कि सरकार और नागरिक दोनों संविधान के अनुरूप कार्य करें। न्यायिक समीक्षा, यदि कोई कानून या सरकारी कार्य संविधान विरोधी है तो न्यायाधीश जुडिशियल रिव्यू की तरह उसे निरस्त भी कर सकता है। साथ ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और उनके उल्लंघन पर न्याय दिलवाना भी न्यायाधीश का कार्य है। सजा और दंड तय करना, अपराध सिद्ध होने पर न्यायाधीश आरोपियों को उचित सजा या दंड भी सुनाते हैं। निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति पर लगे अपराध या विवाद का निपटारा न्यायसंगत, समान व बिना किसी पक्षपात के किया जाए। यह लोकतंत्र और न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। निष्पक्ष सुनवाई की मुख्य विशेषता, यह समानता का अधिकार देता है। चाहे व्यक्ति अमीर, गरीब, शक्तिशाली या सामान्य नागरिक हो, सबको समान अवसर मिलता है। खुले न्यायालय में सुनवाई सार्वजनिक रूप से होती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। निष्पक्ष न्यायाधीश किसी दबाव, पक्षपात या पूर्वाग्रह से मुक्त होकर निर्णय देते हैं और दोनों पक्षों को, अभियुक्त और अभियोजन दोनों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर भी दिया जाता है। साथ ही कानूनी सहायता का अधिकार, यदि कोई व्यक्ति वकील का खर्चा नहीं उठा सकता तो उसे मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है अनुच्छेद 39A के तहत। साक्ष्य और गवाहों की जांच, अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों की निष्पक्ष जांच करना भी निष्पक्ष सुनवाई के अंतर्गत आता है। अपील का अधिकार, यदि किसी पक्ष को निर्णय से असहमति है तो उच्च अदालत में अपील भी कर सकता है। इसका महत्व नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, न्यायपालिका की विश्वसनीयता बनाए रखता है, लोकतंत्र को मजबूत करता है, समाज में न्याय और असमानता को भी सुनिश्चित करता है। साथ ही इस चैप्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है। आरोपी, ऐसे व्यक्ति को आरोपी कहा गया है जिस पर अदालत किसी अपराध के लिए मुकदमा चला रहा है। संज्ञेय, उन अपराधों को संज्ञेय अपराध कहा जाता है जिसके लिए पुलिस किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। जिरह, जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान देता है तो दूसरे पक्ष का वकील भी उससे कुछ खास सवाल पूछता है जिससे उसके पिछले बयान को सही या गलत साबित किया जा सके, इसे जिरह कहते हैं। हिरासत यानी डिटेंशन, पुलिस द्वारा किसी गैर कानूनी ढंग से अपने कब्जे में रखना। निष्पक्ष, इसका मतलब है स्पष्ट न्याय संगत व्यवहार करना और किसी भी एक पक्ष का समर्थन ना करना। किसी अपराध का आरोप लगाना, जब न्यायाधीश आरोपी को लिखित रूप से सूचित करता है कि उस पर किस अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया तो इस अपराध का आरोप लगाना कहा गया है। गवाह, जब किसी व्यक्ति को अदालत में बयान देने के लिए बुलाया जाता है कि उसने मामले के संबंध में क्या देखा, सुना या जाना तो उसे गवाह कहा जाता है। तो आज हमारा चैप्टर 4, 5 और 6 यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। यदि हाँ तो कृपया कर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट हमारी कल की क्लासेस में MCQ की क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद।